तारीख 9 जनवरी 2006। यही वो तारीख थी जब महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन के एक घर में हाहाकार मच गया। लेकिन ये तो बस दस्तक थी, आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। घर के बेटे दिलीप पांड्या को उसी के घर में किसी ने बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। शराब की लत की वजह से अपने परिवार से अलग रहने वाला दिलीप बेरोजगार था और 45 साल की उम्र तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। घर के अंदर भी कोई लूटपाट नहीं की गई थी। तो आखिर कत्ल का मकसद क्या था? क्यों दिलीप को मारा गया? क्या प्रॉपर्टी बनी दिलीप के कत्ल की वजह? इन सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ ही रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि घर में रहने वाला किराएदार विनोद गायब है। शक सीधा किराएदार पर गया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर किराएदार दिलीप को क्यों मारेगा? पुलिस ने किराएदार को ढूंढना शुरू किया और किसी सुराग की तलाश में रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। दिलीप के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली चीज मिली और ये चीज थी 60 लाख की एक बीमा पॉलिसी। वैसे तो बेरोजगार दिलीप ने इतनी बड़ी रकम की बीमा पॉलिसी क्यों कराई, और अगर कराई भी तो उसका भारी भरकम प्रीमियम की रकम का इंतजाम उसने कैसे किया? क्या दिलीप के परिवार ने ही तो उसका बीमा कराने के बाद उसे मौत के घाट नहीं उतार डाला? परिवार से पूछताछ की तो शक के घेरे में आया दिलीप का भतीजा अश्विन पंड्या। पुलिस ने अश्विन पंड्या की जन्म कुंडली खंगाली, लेकिन वो दिलीप की मौत से अश्विन का भी कोई तार नहीं जोड़ पाई। पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश का रुख बीमा कंपनी की ओर किया, जहां से दिलीप के नाम पर पॉलिसी इश्यू की गई थी। लेकिन यहां पहुंचकर पुलिस को एक और झटका लगा, क्योंकि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर दिलीप के किसी घरवाले का नाम नहीं, बल्कि 2 महिलाओं के नाम थे, जिन्हें दिलीप का परिवार और उसके दोस्त जानते तक नहीं थे। पॉलिसी में सामने आए इन गुमनाम नामों की वजह से पुलिस ने दिलीप के परिवार को भी क्लीन चिट दे दी। पुलिस दिलीप पांड्या के कत्ल की जांच कर ही रही थी कि तभी उसे पता चला कि कैलाश चौहान नाम के एक और शख्स की लाश 4 महीने पहले ही उज्जैन के बाहरी इलाके से मिली थी। खास बात यह थी कि इस कैलाश चौहान का भी 40 लाख का बीमा कराया गया था। कैलाश चौहान की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई थी। लावारिस हालत में मिली कैलाश की लाश की खबर पाकर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो कैलाश की जेब से पुलिस को कोई रुपया पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस जरूर मिला, जिसे देखकर लग रहा था कि जानबूझकर इस लाइसेंस को उसकी जेब में डाला गया है ताकि कैलाश की पहचान आसानी से की जा सके। उस वक्त तो पुलिस को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन 5 महीने बाद कैलाश की बीमा पॉलिसी सामने आने के बाद अब पुलिस को समझ में आ रहा था कि कैलाश की जेब में इतनी सफाई से ड्राइविंग लाइसेंस क्यों डाली गई थी। सवाल यह था कि मजदूरी करने वाले कैलाश को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की क्या जरूरत पड़ी। लिहाजा पुलिस ने कैलाश के परिवार से इसकी पूछताछ की तो पता चला कि दिलीप पांड्या की तरह ही कैलाश भी अकेला था, न कोई आगे और न कोई पीछे। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कैलाश चौहान का ये लाइसेंस नवाब नाम के एक शख्स ने बनवाया था। केवल लाइसेंस ही नवाब ने नहीं बनवाया, बल्कि कैलाश चौहान का 40 लाख का बीमा भी कराया था और उसकी किश्तें भी वही भर रहा था। दिलीप की तरह ही कैलाश की पॉलिसी का नॉमिनी भी उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। तो क्या दिलीप और कैलाश का कत्ल करने वाला नवाब ही था? तो फिर दिलीप का किराएदार क्यों अब तक फरार था? नवाब की तलाश की गई तो पता चला कि वो भी कैलाश की लाश मिलने के बाद से ही उज्जैन से गायब है। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे और मरने वालों की लिस्ट भी बढ़ने लगी। एक एक कर 3 और कत्ल पुलिस के सामने आए जो शक के घेरे में थे। खास बात यह कि सभी मरने वालों का बीमा कराया गया था और ये सब अकेले भी रहते थे। 5-5 कत्ल हो चुके थे। शहर में बीमा वाले सीरियल किलर का खौफ फैल चुका था। ये खबर एक तरफ तो दहशत फैला रही थी, लेकिन दूसरी ओर ये खबर पुलिस के लिए मददगार भी साबित हुई। एक एक कर ऐसे 19 लोग पुलिस के सामने आए जिनकी बीमा पॉलिसी भी मरने वाले 5 लोगों की तरह ही कराई गई थी। विष्णु कुमार शर्मा, उज्जैन का एक छोटा व्यापारी, इनका 20 लाख का बीमा कराया गया था। मुबारक खान, उज्जैन का एक और छोटा व्यापारी, इनका 35 लाख का बीमा कराया गया था। रामचंद्र, उज्जैन में ही मोची की दुकान चलाते थे, इनका 30 लाख का बीमा कराया गया था।
पुलिस के सामने जो 19 लोग पहुंचे थे, उनमें से किसी की भी हैसियत नहीं थी कि वो इतनी मोटी रकम का बीमा करा सकें। 19 लोग कातिल के निशाने पर थे। न जाने इस बार कत्ल की बारी किसकी हो। पुलिस ने अब अपना पूरा फोकस बीमा पॉलिसी पर लगा दिया। उसे लगा कि शायद कातिल ने कहीं गलती की हो और यही गलती पुलिस को उस तक पहुंचा दे। लेकिन बीमा की आड़ में लोगों की जान लेने वाला ये शख्स बेहद शातिर था। बीमा होने वाले शख्स का नॉमिनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। नॉमिनी बनाए गए तमाम लोगों के नाम और पते भी फर्जी निकले। पुलिस के लिए ये केस अंधेरी गली की तरह बन गया, जिसका आखिरी छोर उसे दिख नहीं रहा था। पुलिस ने अब चारों ओर दिमाग दौड़ाना शुरू किया। इतनी मशक्कत में उज्जैन पुलिस की एक टीम पहुंच गई अजमेर, और ये टीम जब अजमेर से वापस लौटी तो उज्जैन पुलिस की आंखों में चमक दिख रही थी। अजमेर से पुलिस के हाथ लगे थे 2 लोग। एक था दिलीप का किराएदार विनोद और दूसरा था कैलाश चौहान का बीमा कराने वाला शख्स नवाब। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने सुपारी लेकर दोनों कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब सुपारी देने वाले का नाम सामने आया तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दिलीप पंड्या का भतीजा अश्विन था, जो शुरुआत से ही पुलिस की दिलीप पंड्या के कत्ल की तफ्तीश में मदद कर रहा था। तो क्या विनोद और नवाब ने ही अश्विन के कहने पर सारे कत्ल किए? क्या अश्विन ने ही पैसों के लालच में 5 लोगों का कत्ल करवाया और फिर वो बीमे की रकम को हड़पने की प्लानिंग कर रहा था? या फिर कोई और था जो पर्दे के पीछे से इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था? विनोद और नवाब ने पूछताछ में ये बात तो मानी कि उन्होंने ही अश्विन के कहने पर दिलीप और कैलाश का कत्ल किया था, लेकिन बाकी 3 कत्ल में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तय किया कि अश्विन को साथ बिठाकर इनसे पूछताछ की जाए। पुलिस की कोशिश रंग लाई और ज्वाइंट इंटरोगेशन में उस खिलाड़ी का नाम सामने आ ही गया जो पर्दे के पीछे से सारा खेल खेल रहा था। ये नाम था उज्जैन के ही रहने वाले सिराज मोहम्मद का। सिराज उज्जैन का एक कारोबारी था। पैसों से मजबूत सिराज का सियासी कनेक्शन भी था। सिराज ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही दिलीप और कैलाश के कत्ल की रकम मुहैया कराई थी, लेकिन सुपारी की ये रकम अश्विन ने दोनों तक पहुंचाई थी। सिराज ने ही अश्विन को मोहरा बनाया और उसने अश्विन के जरिए 20 से ज्यादा लोगों का बीमा भी कराया था। सिराज खुद को आगे नहीं रखना चाहता था, लिहाजा उसने कम उम्र अश्विन को पैसों का लालच दिया और बीमा करवाया। सिराज पूरे शहर में घूम घूम कर ऐसे लोगों की तलाश करता था जो अकेले हों और उन्हीं लोगों का बीमा वो कराया करता था। पुलिस के मुताबिक सिराज गरीबों को अपने जाल में फंसाता था। वो न केवल लोगों को चुनता था बल्कि फर्जी कागजात भी बनाता था। सिराज अपने करीबियों के फर्जी कागजात बनाकर उन्हें कई बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी बनाया करता था। बीमा कराने के बाद सिराज को किसी बात की जल्दी नहीं रहती थी, बल्कि वो लंबे वक्त तक बीमा का प्रीमियम भरा करता था, ताकि उस पर न तो बीमा कंपनी को और न ही बीमा कराए गए लोगों को कोई शक हो। जब उसे लगने लग जाता कि बीमा धारक की मौत पर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा, तब सिराज अपनी अगली चाल चलता। सिराज हर मौत को स्वाभाविक दिखाने की कोशिश करता। अगर मौत स्वाभाविक न भी लगे तो भी ऐसी दिखनी चाहिए कि उसकी मौत की कोई भी कड़ी बीमे से न जुड़ती हो। सिराज की चालाकी का पता इस फॉर्म से लगता है। यह इकबाल नाम के शख्स की बीमा पॉलिसी है। इसमें बतौर नॉमिनी सिराज की ही फोटो लगी है, लेकिन इस पॉलिसी में उसका नाम सिराज नहीं बल्कि इश्तियाक है। इकबाल की मौत के बाद सिराज ने इश्तियाक बनकर इकबाल की लाखों रुपए की बीमे की रकम बीमा कंपनी से वसूली और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस तरह से सिराज दिलीप और कैलाश के बीमे की रकम भी बीमा कंपनी से वसूलना चाहता था, लेकिन इससे पहले सिराज अपने मिशन में कामयाब होता, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। केवल इतना ही नहीं, जिन 19 लोगों का बीमा सिराज ने कराया था, उन्हें भी वो एक एक कर मौत के घाट उतारने वाला था। इस वारदात को कई साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस के पास आज तक नहीं है। इस मामले में निचली अदालत ने सिराज और अश्विन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि कुछ लोगों को सबूतों के अभाव में बरी भी किया है।